आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के उद्योग कि भारत में कौन कौन से उद्योग कहाँ कहाँ स्थापित हैं। ठीक, तो पहला हम लोग समझेंगे कि उद्योग होता क्या है। ठीक, तो वे आर्थिक गतिविधियां जो कच्चे सामान को पक्के सामान के रूप में विक्रय योग्य बनाती हैं। वे आर्थिक गतिविधियां जो कच्चे सामान को पक्के सामान के रूप में क्या विक्रय योग्य मतलब क्या बेचने योग्य बनाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं उद्योग, उसे कहते हैं कारखाना। ठीक, तो वे आर्थिक गतिविधियां जो कच्चे सामान को पक्के सामान के रूप में विक्रय योग्य करती हैं, बना देती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फैक्ट्री कहते हैं, कारखाना कहते हैं, उद्योग कहते हैं। ठीक, तो उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, उद्योगों का क्लासिफिकेशन कितने प्रकार से किया जाता है। ठीक, उद्योगों का वर्गीकरण, तो उद्योगों का वर्गीकरण किया जाता है कई प्रकार से। तो पहला क्या है, कृषि आधारित उद्योग। क्या, कृषि आधारित उद्योग। दूसरा क्या है, खनिज आधारित उद्योग। एक क्या है, कृषि आधारित उद्योग। दूसरा क्या है, खनिज आधारित उद्योग। और तीसरा क्या है, खनिज प्लस तकनीकी आधारित उद्योग। और चौथा क्या है, वन आधारित उद्योग। तो हम लोग इसमें से कुछ महत्वपूर्ण उद्योग पढ़ेंगे। पहला क्या है, लौह इस्पात उद्योग। क्या, लौह इस्पात उद्योग। आयरन स्टील कंपनी। ठीक, तो हम यहाँ लोग क्या पढ़ेंगे, लौह इस्पात उद्योग। तो भारत में पहला लौह उद्योग जो खोला गया, स्थापित किया गया था, वह सन 1874 ईस्वी में। भारत में पहला लौह इस्पात उद्योग सन 1874 ईस्वी में बराकर नदी के किनारे कुल्टी पश्चिम बंगाल में क्या किया गया था, स्टेबलाइज किया गया था, स्थापित किया गया था। कहाँ पर, उनसे कोई पूछेगा कि भारत में पहला लौह उद्योग कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, तो पश्चिम बंगाल में कुल्टी। कहाँ पर, बराकर नदी के किनारे कुल्टी क्या स्थान था। ठीक, तो पश्चिम बंगाल में बराकर नदी किनारे ठीक स्थापित किया गया था। ठीक, पहला लौह कारखाना। ठीक, फिर हम लोग बात करते हैं स्वतंत्रता से पूर्व भी हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। उससे पहले भी बहुत सारे देश के लोगों ने, ठीक, अब बहुत सारे देश के लोगों ने क्या किया था, अपने देश में बहुत सारी फैक्ट्रियां स्थापित किया था। ठीक, तो उस वक्त हमारे देश में आज़ादी से पहले भी क्या थी, बहुत सारी कंपनियां फैक्ट्रियां थी। और आज़ादी के बाद भी देश में क्या थी, बहुत सारी फैक्ट्रियां स्थापित की गई। तो हम लोग पढ़ेंगे भारत में स्वतंत्रता से पूर्व कौन कौन से लौह इस्पात उद्योग स्थापित किए गए। ठीक, तो पहला उसका नाम आता है टिस्को। क्या नाम आता है, टिस्को। ये जो टिस्को कंपनी स्थापित किया गया था, इसकी स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व अर्थात भारत देश आजाद होने से पूर्व स्थापित किया गया था। इसका फुल नाम क्या होता है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो भारत में पहली जो स्टील कंपनी थी, देश का पहला जो कारखाना था 1907 ईस्वी में, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना। ठीक, स्वतंत्रता से पहले 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा द्वारा झारखंड के साकची नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। तो स्वतंत्रता से पहले भारत में पहला जो लौह इस्पात कारखाना कंपनी स्थापित किया गया था, वह जमशेद जी टाटा द्वारा साकची नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। कहां पर, साकची, झारखंड में स्थापित किया गया था। फिर क्या होता है, फिर अगला क्या था, IISCO। इसका फुल नाम क्या है, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। तो इसकी स्थापना कब किया गया था, इसकी स्थापना सन 1918 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के हीरापुर नामक स्थान पर किया गया था। ठीक, ये दोनों जो कारखाने थे, जो कंपनियां थी, यह भारत में स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित की गई थी। अगला कब स्थापित किया जाता है, तो भारत में स्वतंत्रता के बाद स्थापित लौह इस्पात कारखाना कौन कौन थे, तो हम लोग जानते हैं भारत में सन 1951 में, भारत में सन 1951 ईस्वी से होता क्या है, पंचवर्षीय योजना क्या होता है, स्टार्ट होता है, शुरुआत होती है। तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरुआत हुई थी, 1951 ईस्वी में। ठीक, तो दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी, अपने देश में कहा जाता है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कार्यकाल था वह 1961 से 1966 तक था। इस समय देश में बहुत बड़ा अकाल पड़ा हुआ था, चारों ओर क्या था, भुखमरी था। ठीक, लोग
भोजन के लिए क्या एकदम तड़प रहे थे। तो इसके लिए क्या किया गया, भारत में जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने क्या किया, प्लानिंग बनाया। कौन से प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने प्लानिंग बनाया कि भारत में बहुत सारे विदेशों को ऑफर किया भारत आने के लिए, अर्थात बहुत सारे विदेशी कंपनियों को भारत में स्थापित करने के लिए क्या दिया, ऑफर दिया कि आप लोग भारत देश में क्या करिए, कंपनी स्थापित करिए। इससे क्या होगा, हमारे देश में जब कंपनियां स्थापित होंगी तो हमारे देश का आय स्रोत क्या होगा, बढ़ेगा। लोग उसमें काम करेंगे, कंपनी में काम करेंगे, उनकी आय स्रोत क्या होगा, बढ़ेगा, बेरोजगारी क्या होगी, खत्म होगी। तो बहुत सारी कंपनियां स्थापित की गई हैं। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, 1956 में स्टार्ट हुई थी और कब खत्म हुई थी, 1961 में। ठीक 5 वर्ष तक चली थी। तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वह पीसी महालनोबिस, दूसरी पंचवर्षीय योजना किसके मॉडल पर आधारित थी, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। यह पंचवर्षीय योजना शुरू होती है 1956 में, कब खत्म होती है, 1961 में। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारत देश में बहुत सारी फैक्ट्रियां स्थापित हुई और वो फैक्ट्रियां आगे चल करके भारत में बहुत बड़ी क्रांति का स्रोत बनती हैं। ठीक, तो पहली फैक्ट्री कौन थी, भिलाई लौह इस्पात उद्योग। भिलाई लौह इस्पात उद्योग पेपर में बहुत ज्यादा पूछता है। भिलाई लौह इस्पात उद्योग, दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग और राउरकेला लौह इस्पात उद्योग। तो जो भिलाई लौह इस्पात उद्योग था, इसकी स्थापना कब किया गया था, 1956 में। कब किया गया था, 1956 में, अर्थात द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय। पूछा जाता है कि भिलाई लौह इस्पात उद्योग की स्थापना किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था, तो रूस की सहायता से। सोवियत संघ अर्थात रूस की सहायता से छत्तीसगढ़ में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी, तो पूछेगा कि भिलाई लौह इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ की गई थी, छत्तीसगढ़ में। किस देश की सहायता से, तो सोवियत संघ या रूस की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। अगला है दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, 1957। कब की गई थी, 1957 में। कहां पर, पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में। ठीक, किस देश की सहायता से, ब्रिटेन की सहायता से, अर्थात अंग्रेजों की सहायता से यहां पर क्या किया था, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग की स्थापना किया जाता है। फिर अगला सबसे फेमस जो था वह था राउरकेला लौह इस्पात उद्योग। इसकी स्थापना कब की गया था, 1959 में। 1959 में कहां पर, उड़ीसा राज्य में। कहां पर, उड़ीसा राज्य में। किस देश की सहायता से, तो जर्मनी देश की सहायता से उड़ीसा राज्य में राउरकेला लौह इस्पात उद्योग की स्थापना किया जाता है। तो ये सभी फैक्ट्रियां जब अपने देश में स्थापित होती हैं तो बहुत सारे आय के स्रोत बन जाते हैं, बेरोजगारी धीरे धीरे क्या होती है, समाप्त होने लगती है। फिर आगे क्या होता है, तृतीय पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होती है। कब, 1961 में तृतीय पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होती है और कब खत्म होती है, 1966 में। ठीक, ये जो मॉडल था, ये जो तृतीय पंचवर्षीय योजना था, किसके मॉडल पर आधारित था, तो सैंडी चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था। पूछा जाता है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना किसके मॉडल पर आधारित था, तो सैंडी चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था। तो इस तृतीय पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से प्लांट स्थापित किए गए थे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोकारो स्टील प्लांट। तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब की गई थी, 1964 में। कहां पर, झारखंड में। सोवियत संघ या रूस की सहायता से, रूस की सहायता से। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में झारखंड में रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। अगला है विशाखापट्टनम स्टील प्लांट। ये कहां पड़ता है, झारखंड। कहां पड़ता है, झारखंड में। तो विशाखापट्टनम स्टील प्लांट कहां पर, आंध्र प्रदेश में। इसकी स्थापना कहां की है, क्या था, आंध्र प्रदेश में। भारत के देश के लोगों ने क्या किया था, इसकी स्थापना किया गया था। ठीक, और जो विशाखापट्टनम स्टील प्लांट है, हम लोग जानते हैं कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, विशाखापट्टनम ही है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, विशाखापट्टनम ही है। कहां पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और यहाँ से बहुत सारे क्या होते हैं, आयात और निर्यात होते हैं। क्या होते हैं, भारत देश के बहुत सारे क्या होते हैं, आयात और निर्यात कहां से होते हैं, विशाखापट्टनम बंदरगाह से। आगे क्या है, पूछा जाता है कि भारत का पहला समुद्री तटवर्ती कारखाना कहां स्थापित किया गया था, तो विशाखापट्टनम में। जो विशाखापट्टनम है क्षेत्र था, यह समुद्र से सटा हुआ इलाका था।
जो आंध्र प्रदेश वाला इलाका कौन विशाखापट्टनम था, यह समुद्र से तटीय अर्थात उससे सटा हुआ क्षेत्र था। यहाँ इसमें क्या होता था, यहाँ पर समुद्री यात्राएं क्या होती थी, जलयान क्या होता, एकदम आसानी से देश में आवागमन चलता रहता था, अर्थात आयात और निर्यात होता रहता था, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होता रहता था। ठीक, आगे हम लोग पढ़ेंगे सूती वस्त्र उद्योग या कपड़ा उद्योग। तो भारत का सबसे, अगर बात की जाए कि भारत का पहला जो सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था, वह स्थापित किया गया था कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में। लेकिन जो भारत का पहला सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया था पश्चिम बंगाल कोलकाता में, वह असफल रहा। क्या रहा, असफल रहा, उतना वह सफल नहीं रहा। तो भारत में क्या होता है, भारत का पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, 1854 में मुंबई में कवासजी द्वारा खोला गया था। किसके द्वारा, कवासजी द्वारा खोला गया था। भारत में पहला सूती वस्त्र उद्योग कारखाना कहाँ पर खोला गया था, मुंबई में। इसीलिए आज मुंबई को, आज मुंबई भारत के कैसा क्या है, हम लोग कह सकते हैं कि क्या डिस्ट्रिक्ट, क्या है, शहर है। मुंबई भारत के एक ऐसा शहर है, हम कह सकते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भारत के एक ऐसा राज्य है जहां पर भारत के सबसे अधिक सूती वस्त्र उद्योग क्या होता है, उत्पादन होता है, निर्माण होता है। इसीलिए हम लोग भारत के मुंबई शहर को भारत का सूती वस्त्रों की राजधानी के नाम से जानते हैं। तुमसे कोई पूछेगा कि भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी के नाम से कौन सा शहर फेमस है, कौन सा, मुंबई शहर। कौन सा, मुंबई शहर। क्योंकि मुंबई शहर भारत एक ऐसा शहर है जहां पर सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन, सूती वस्त्रों का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। और साथ साथ उत्पादन के साथ साथ अपने देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी इसका क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है। और उसके बाद मुंबई बात क्या है, अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है, गुजरात में। कहाँ पड़ता है, गुजरात में। तो अहमदाबाद इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, भारत का बोस्टन के नाम से जानते हैं, भारत का बोस्टन के नाम से जानते हैं। आगे कानपुर, तो कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। तो ये सब जो क्षेत्र है, मुंबई हो गया, कानपुर हो गया, कोयम्बटूर हो गया और क्या हो गया, अहमदाबाद हो गया, ये सब क्षेत्र जो है ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए क्या है, फेमस है, प्रसिद्ध है। ठीक, तो कानपुर को उत्तर भारत क्या कहते हैं, मैनचेस्टर। पूछा जाता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, कानपुर को। किसके कारण कहते हैं, तो सूती वस्त्र उद्योग के कारण। आगे कोयम्बटूर कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु। कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु पड़ता है। इसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। सूती वस्त्र उद्योग निर्माण कैसे कहते हैं, दक्षिण भारत कहते हैं, मैनचेस्टर कहते हैं। आगे अहमदाबाद को भारत क्या कहते हैं, बोस्टन के नाम से जानते हैं, सूती वस्त्र उद्योग निर्माण के कारण। आगे भारत का सबसे प्राचीन व सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग कारखाना, भारत का सबसे प्राचीन व सबसे बड़ा कारखाना कौन सा है, सूती वस्त्र उद्योग। ये क्या है, कपड़ा उद्योग ही है। तो तुमसे कोई पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा कपड़ा या भारत का सबसे बड़ा व प्राचीन उद्योग कौन सा है, कपड़ा उद्योग या सूती वस्त्र उद्योग है। आगे आते हैं जूट उद्योग। क्या आता है, जूट उद्योग। तो जूट उद्योग में भारत क्या है, विश्व में नंबर 1 स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है। तो पूछा जाएगा कि विश्व में जूट उत्पादन में विश्व में भारत कौन स्थान पर है, प्रथम स्थान। कौन स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है। जूट उद्योग का पहला जो सफल कारखाना स्थापित किया गया था वह कोलकाता में 1855 में स्थापित किया गया था। कहां पर, जूट उद्योग का पहला सफल कारखाना 1855 में कहां स्टेबलाइज किया गया था, कहां स्थापित किया गया था, तो कोलकाता में स्थापित किया गया था, पश्चिम बंगाल में। आगे हम लोग पढ़ेंगे एल्यूमिनियम उद्योग। क्या पढ़ेंगे, एल्यूमिनियम उद्योग। तो भारत में एल्यूमिनियम का पहला सफल कारखाना 1937 में पश्चिम बंगाल के निकट जेके नगर में स्थापित किया गया था। देखो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, जितने भी कारखाना, जितनी फैक्ट्रियां हैं, जितने भी उद्योग हैं, अधिकतर सब कहाँ पर स्थापित किए जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल में। हम लोग इतिहास में पढ़ चुके हैं, पहले जो क्या जितने भी लोग आक्रमण किए भारत में, राजा महाराजा जितने भी आक्रमण किए या विदेशी जितने भी आक्रमण हुए हैं,
सब आक्रमण कहाँ होते थे? पश्चिम बंगाल वाले साइड में। क्यों? जो पश्चिम बंगाल वाला प्रांत था, ठीक, जो पश्चिम बंगाल वाला प्रांत था, देखो ना, जो पश्चिम बंगाल वाला प्रांत था, इस प्रांत में, पश्चिम बंगाल वाले प्रांत में कई प्रांत आते थे। जो यूपी हो गया, यूपी, बिहार, ठीक, उसका उड़ीसा, क्या, उड़ीसा, ये सभी प्रांत और साथ साथ बंगाल, ये सभी चारों प्रांत उस समय क्या थे? पश्चिम बंगाल के प्रांत थे, पश्चिम बंगाल के प्रांत थे। इसीलिए बहुत बड़ा प्रांत था, अर्थात यूपी, बिहार, उड़ीसा, ये सभी पश्चिम बंगाल के प्रांत थे पहले विदेशी आक्रमण के समय। इसीलिए विदेशी आक्रमण के समय जितनी फैक्ट्रियां स्थापित की गई थी, सब कहां से की गई थी? पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में स्थापित करने का मेन कारण यह था क्योंकि पश्चिम बंगाल जो है वह डेल्टाई क्षेत्र में स्थापित है। वहां पर क्या गंगा नदी है, क्या है? गंगा नदी है, और साथ साथ क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी है। वहां पर पानी का सब सुविधा आसानी से आता था, और साथ साथ वहां दोमट मिट्टी क्या अधिक मात्रा में पाई जाती थी। इसलिए वहां पर कंपनी स्थापित करने क्या होता था? सुविधा होने लगा। इसलिए बहुत सारी कंपनी कहाँ स्थापित की गई थी? कोलकाता में ही पश्चिम बंगाल में स्टेबलाइज की गई, स्थापित की गई। ठीक, आगे हम लोग पढ़ेंगे एल्यूमिनियम उद्योग। तो भारत में पहला सफल एल्यूमिनियम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? पश्चिम बंगाल में जेके नगर में स्थापित किया गया था। तो प्रमुख एल्यूमिनियम कारखाना कौन कौन से हैं? प्रमुख, फेमस, पहला है बाल्को। क्या है? बाल्को। फुल नाम क्या है? भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। तो पहला फेमस एल्यूमिनियम कारखाना कौन सा है? बाल्को, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। कहां स्थापित किया गया था? कोरबा, एमपी में। कहां पर? कोरबा, मध्य प्रदेश में। किसकी सहायता से? सोवियत संघ या रूस की सहायता से। ठीक, तो बाल्को की स्थापना कहां किया गया था? कोरबा, एमपी में, रूस की सहायता से किया गया था। आगे क्या है? हिंडाल्को। क्या है? हिंडाल्को, बहुत ही फेमस कंपनी है भारत की, हिंडाल्को। तो कहां पर है? यूपी में, रेणुकूट में। कहां पर है? सोनभद्र में। कहां पड़ता है? सोनभद्र साइड पड़ता है, रेणुकूट। तो रेणुकूट में क्या स्थापित किया गया था? हिंडाल्को कंपनी वहीं पर है, रेणुकूट में ही है। ठीक, किसकी सहायता स्थापित किया गया था? यूएसए की सहायता स्थापित किया गया था। ठीक, अमेरिका की सहायता से रेणुकूट में क्या स्थापित किया गया था? हिंडाल्को कंपनी की स्थापना की गई थी। भारत की सबसे फेमस कंपनी है हिंडाल्को। ठीक, आगे क्या है? नालको। क्या है? नालको। और नालको फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। तो इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? दामनजोड़ी में, उड़ीसा में। कहां पर? दामनजोड़ी, उड़ीसा में, फ्रांस की सहायता से। किसकी सहायता से? फ्रांस की सहायता से। आगे क्या है? वायुयान निर्माण कारखाना। तो पहला वायुयान कारखाना 1940 में बंगलुरु, कहां पर? बंगलुरु में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट नाम से स्थापित किया गया था। तो भारत में पहला वायुयान कारखाना कहां पर स्थापित किया गया था? बंगलुरु में। कहां पर? कर्नाटक में। ठीक, किस नाम से? हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट के नाम से। इसीलिए जितने भी वायुयान होते हैं लगभग कहाँ उस पर क्या होता है? एयरक्राफ्ट का होता है। वह सरकार स्थापित किया गया था बंगलुरु अर्थात कर्नाटक में स्थापित किया गया था। भारत में वायुयान परिवहन की पहली शुरुआत कहाँ हुई थी? सन 1911 में प्रयागराज से, हम लोग कह सकते हैं इलाहाबाद से, प्रयागराज से नैनी के बीच हुई थी। प्रयागराज से नैनी के बीच हुई थी भारत में वायुयान परिवहन की पहली शुरुआत। पूछा जाता है कि भारत में वायुयान की पहली शुरुआत कहां से कहां तक हुई थी? तो प्रयागराज से नैनी के बीच हुई थी। ठीक, आगे जलयान निर्माण उद्योग। क्या? जलयान निर्माण उद्योग। तो पहला जलयान कारखाना। जलयान निर्माण उद्योग क्या है? मतलब जल में जो समुद्री क्या चलते हैं? समुद्री जहाज चलते हैं, उनकी फैक्ट्री कब स्थापित की गई थी? ठीक, तो पहला जलयान कारखाना 1941 ईस्वी में सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा, किस द्वारा? पहला जलयान कारखाना 1941 ईस्वी में सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा विशाखापट्टनम, कहां पर? विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया था, अर्थात आंध्र प्रदेश में क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। ठीक, क्योंकि जो ये विशाखापट्टनम वाला क्षेत्र था, पहली बात तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह था,
अर्थात आयात और निर्यात में आने जाने के लिए बहुत सुविधाजनक था क्षेत्र। इसीलिए यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां क्या की गई थी, स्थापित की गई। कहाँ पर स्थापित की गई थी? विशाखापट्टनम वाले क्षेत्र में, अर्थात आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में। एक अगला क्या है, पूछा गया कि देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। भारत देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। मुंबई बंदरगाह पर बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा था, अर्थात आयात और निर्यात वहां पर ज्यादा हो गया था। इसी को देखते हुए वहां पर एक नया बंदरगाह स्थापित कर दिया गया। उसका नाम क्या है? नेहावा सेवा बंदरगाह। वो मुंबई बंदरगाह के पास में ही है। उसका नाम क्या है? नेहावा सेवा बंदरगाह। उसी को हम लोग कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के भी नाम जानते हैं। ठीक, आगे तो देश का